नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, एग्जाम दिन पे दिन बहुत निकट आता जा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी उतने ही जोरों शोरों से चल रही होगी। और जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं, ये प्रश्न आपने किसी न किसी किताब में कहीं से भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रखे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं चाहता हूं कि अब जो मैं ये प्रश्न आपको कराऊं, इसे आप टेस्ट के तरीके से लीजिए और मुझे कमेंट में बताया कीजिए कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए, ताकि मुझे पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है या कितने सुधार की आपको आवश्यकता है। तो चलिए सीधे प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जलीय मानचित्र या भौतिक मानचित्र। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो वृक्षों का वितरण है, उन जिन मानचित्रों पर वृक्षों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, उन मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों थीमेटिक मानचित्र। यानी थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से हम वृक्षों के वितरण को दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, T16 उर्फ मछली नामक बाघिन ने किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2016 में दम तोड़ दिया? यानी थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। T16 उर्फ मछली नामक बाघिन ने किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2016 में दम तोड़ दिया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि हम इस बाघिन जो मछली नाम की ये जो बाघिन है, इसके बारे में यदि जाने तो आपको पता लगेगा कि मृत्यु के समय ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग बाघिन थी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग बाघिन थी। इसे लेडी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता था। लेडी ऑफ लेक के नाम से इसे जाना जाता था। इसने एक बार 15 फीट लंबे विशाल मगरमच्छ को मार दिया था और उसके बाद ये दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। ये कोई छोटी मोटी बाघिन नहीं है, इस पे लगभग 15 से ज्यादा इंटरनेशनल मूवीज बनी हुई हैं। T16 उर्फ मछली नाम की ये जो बाघिन है, इस पर लगभग 15 इंटरनेशनल मूवीज बनी हुई हैं और 11 करोड़ से ज्यादा तो इसकी तस्वीरें ली गई हैं। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट ये बाघिन होगी। और इस बाघिन की मृत्यु हो गई सन 2016 में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई? तो वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? यह पड़ता है राजस्थान में। दुधवा आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नामेरी आपका पड़ता है कहां पड़ता है? असम में। और इंद्रावती कहां पड़ता है? इंद्रावती पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ संरक्षण पर प्रथम एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2010 में किस देश में हुआ था? यानी बाघ संरक्षण पर जो पहला एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, वो किस देश में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो वह हुआ था कहां पर? वह हुआ था आपके थाईलैंड में। पहला हुआ था थाईलैंड में और दूसरा हुआ था 2012 में। और वो कहां हुआ था? वो हुआ था भूटान में। तो पहला कहां पे हुआ था? थाईलैंड में। दूसरा कहां पे हुआ था? भूटान में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में बाघों के संरक्षण पर तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? अभी हमने देखा पहला हुआ थाईलैंड में, दूसरा कहां पर हुआ? तो दूसरा हुआ आपका भूटान में। आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा कहां पर हुआ? तो तीसरा हुआ था हमारा नई दिल्ली में। और कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 2016 में। ठीक है, 2016 में हुआ था नई दिल्ली में। 2010 में कहां हुआ था? थाईलैंड में। 2012 में कहां हुआ था? भूटान में। और 2016 में कहां हुआ था? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में? ध्यान रखिएगा, यह आयोजित हुआ था सन 2010 में। और कहां पर हुआ था? यह हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में। और सेंट पीटर्सबर्ग कहां पड़ता है? यह पड़ता है आपका रूस देश में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रूस।
चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक सहमति के अनुसार सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? आपसे पूछ रहा है नीले रंग का जो इस्तेमाल है मानचित्रों में वह किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? जलाशय एवं महासागरों के लिए, नाभिकीय संयंत्रों के लिए, मैदानों के लिए या ज्वालामुखी के लिए? तो ध्यान रखिएगा, नीले रंग से जलाशय और महासागरों को इंगित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, निम्नलिखित में से कौन, लिख लीजिए दोस्तों यहां पर, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं? सौर विकिरण, नदियों से लाया गया जल, वन अवसाद या ज्वालामुखी क्रियाएं? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वन अवसाद। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, सड़े गले उनके तने डालियां होती हैं, या स्वयं पेड़ भी नष्ट होने के बाद मिट्टी में दब जाता है, जिससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वन अवसाद। चलिए अगला है, विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व निम्न में से किस देश में खोला गया? व्हाइट टाइगर सफारी की बात हो रही है, व्हाइट टाइगर सफारी, यानी विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी या विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व किस देश में खोला गया? तो यह खोला गया था हमारे भारत में, सन 2016 में खोला गया था। किस राज्य में खोला गया था? तो यह खोला गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में ये खोला गया था। और यदि आपसे जगह का नाम पूछ ले तो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्व का पहला है तो थोड़ा सा डिटेल से आपको पता होना चाहिए। जगह का नाम है मुकुंदपुर, यानी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में सन 2016 में विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व खोला गया था। और कहां खोला गया था? देश पूछ ले तो देश हो जाएगा भारत। चलिए अगला प्रश्न है, महाराजा मार्तंड सिंह ने शिकार के दौरान पहली बार एक सफेद बाघ को पकड़ा था, उन्होंने उसका क्या नाम रखा? देखिए, भारत में सफेद बाघ को सबसे पहले पकड़ा था महाराजा मार्तंड सिंह ने। कब पकड़ा था? तो यह घटना है 27 मई 1951 की। इसे हम पहला सफेद बाघ भी कह देते हैं भारत का। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह ने क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था मोहन। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला सफेद बाघ का नाम क्या था? तो वो था आपका मोहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वनाधिकार अधिनियम 2006 को कब अधिसूचित किया गया? देखिए, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट अधिनियम है वनाधिकार अधिनियम सन 2006। यदि बात करें कि यह संसद से कब पारित हुआ, संसद से पारित, तो भाई 2006 एक्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये संसद से पारित हुआ सन 2006 में। राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए सन 2007 में। लेकिन ये अधिसूचित कब हुआ? ये न तो 2006 में अधिसूचित हुआ है, ना ही 2007 में अधिसूचित हुआ है। ये हुआ है अधिसूचित 1 जनवरी 2008 को। तो देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे, उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 2008। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में यह वन्यजीव सेंचुरी स्थित है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। चलिए अगला है, कितने वर्षों तक वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की जरूरतों हेतु निवास करने वालों को अधिकार प्राप्त होता है? 75 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष या 40 वर्ष? तो देखिए, ये वनाधिकार अधिनियम 2006 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वनाधिकार अधिनियम 2006 में लिखा है कि कोई भी जनजाति जो 75 वर्षों से अधिक समय से जंगलों में निवास कर रही है, उसका इस जंगलों के उत्पाद पर अधिकार हो जाता है। यानी कि लगभग 75 वर्ष, कितने वर्षों तक वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की जरूरतों हेतु निवास करने वालों को अधिकार प्राप्त होगा? तो 75 वर्ष,
या उससे अधिक समय से आपको निवास करना होगा उस जंगल में, तब आपका जो है उस पर अधिकार प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो वनमूलन हेतु उत्तरदायी कारकों की श्रेणी में नहीं आता? झूमिंग कृषि, अनियोजित चारागाह, बहुउद्देशीय परियोजना का विकास या सीढ़ीनुमा खेती। तो देखिए झूमिंग कृषि हो गई, अनियोजित चारागाह हो गई या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, इन सभी के कारण वनों में कमी आती है, यानी ये वनोन्मूलन को बढ़ावा देते हैं, जबकि सीढ़ीनुमा खेती से वनोन्मूलन का कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अमराबाद बाघ अभयारण्य तेलंगाना, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार, इंद्रावती बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ या अचानकमार बाघ अभयारण्य गुजरात। दोस्तों यहां पर ये सुमेलित नहीं बल्कि ये असुमेलित पूछ रहा है, असुमेलित है, क्योंकि अमराबाद बाघ अभयारण्य आपका तेलंगाना में स्थित है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य आपका बिहार में स्थित है और इंद्रावती बाघ अभयारण्य आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि अचानकमार बाघ अभयारण्य गुजरात में स्थित नहीं है बल्कि ये भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला प्रश्न है, कावल बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, बिहार में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? तो ध्यान रखिएगा कावल बाघ अभयारण्य आपका कहां स्थित है? ये भी आपका तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में एक आपका हो जाएगा अमराबाद बाघ अभयारण्य और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कावल बाघ अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, उदंती एवं सीता नदी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो उदंती एवं सीता नदी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा इंद्रावती है, अचानकमार है और उदंती एवं सीता नदी बाघ अभयारण्य है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? पलामू बाघ अभयारण्य, भद्रा बाघ अभयारण्य, बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल बाघ अभयारण्य, डांडेली अनासी बाघ अभयारण्य। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भद्रा हो गया, बिलीगिरी रंगनाथा हो गया या डांडेली अनासी हो गया, ये तीनों ही कर्नाटक में स्थित हैं। इसके अलावा बांदीपुर और नागरहोल ये भी कर्नाटक में ही है, बांदीपुर एंड नागरहोल ये भी आपके जो है कर्नाटक में। देखिए बाघ अभयारण्य की चर्चा इसके बाद मैं एक आध प्रश्न और लेकर आऊंगा, 51, 52, 53, 54 बाघ अभयारण्य से लेकर के। इसके अलावा हमने काफी चर्चा कर ली है, अब मैं बाघ अभयारण्य पर प्रश्न बहुत ही कम लेकर के आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप अच्छे से कर लीजिए। भद्रा बाघ अभयारण्य, बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल बाघ अभयारण्य, डांडेली अनासी बाघ अभयारण्य, बांदीपुर या नागरहोल ये सभी कर्नाटक में हैं, जबकि पलामू बाघ अभयारण्य ये जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? ये आपका पड़ता है झारखंड राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? निर्वाहक मूलक कृषि यानी कि जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह मूलक कृषि। तो मोटे अनाज, दालें, चाय और कहवा, कपास और जूट, गन्ना एवं फल। तो देखिए गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सभी वाणिज्यिक फसलें हैं, जबकि मोटे अनाज और दालें ये जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, तो जीवन निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आते हैं। मोटे अनाज, दाल, गेहूं, ज्वार, चावल ये सभी किसमें आते हैं? ये निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आते हैं, जबकि चाय, कहवा, कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना ये सभी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख है? जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1958 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर त्रिस्तरीय संरचना की बात करें जैविक संसाधनों से रिलेटेड, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में इसका वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तदोबा अंधारी बाघ अभयारण्य
निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तदोबा अंधारी बाघ अभयारण्य गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में? तो ध्यान रखिएगा, तदोबा अंधारी बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मेलघाट बाघ अभयारण्य, नवेगाम नागजरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी राष्ट्रीय पार्क या सह्याद्री बाघ अभयारण्य? तो इसमें संजय दुबरी राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबकि अन्य तीनों ही आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नदी एवं महासागरों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं? भौगोलिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र? तो देखिए, जिन मानचित्रों में नदियों और महासागरों के वितरण को दिखाया जाता है वे कैसे मानचित्र कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके भौतिक मानचित्र। चलिए अगला है, राजकीय प्राणियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राज्य और उनके राज्य पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको देखिएगा 2-3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो यदि बात करें बादली तेंदुआ मेघालय की, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। मेघालय का राज्य पशु क्या है? बादली तेंदुआ। चलिए अगला है, हुलॉक गिबन, ये मिजोरम का है। फेरीज लंगूर, ये त्रिपुरा का है। कस्तूरी मृग जम्मू कश्मीर, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि कस्तूरी मृग भी आपको बता रखा है ये हिमाचल प्रदेश का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। और जम्मू कश्मीर का भी आपको बता रखा है, इसका है आपका हंगोल हिरण। हंगोल हिरण जो कि कश्मीरी स्टैग के नाम से प्रसिद्ध है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का हंगोल हिरण है, जबकि कस्तूरी मृग किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला है, मछियारी बिल्ली निम्न में से किसका राजकीय प्राणी है? पश्चिम बंगाल का, लक्षद्वीप का, महाराष्ट्र का या नागालैंड का? तो मछियारी बिल्ली आपका पश्चिम बंगाल का राजकीय प्राणी हो जाएगा। जबकि बात करें यदि लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप की हो जाएगी तितली मछली। तितली मछली लक्षद्वीप का जो है राष्ट्रीय प्राणी है। जबकि महाराष्ट्र का कौन सा है? महाराष्ट्र का है गिलहरी। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का आपका हो जाएगा मिथुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पर्यावरणीय बफर कहा जाता है? भूमध्य रेखा, खेल, वन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? आसान सा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वन को पर्यावरणीय बफर जोन कहा जाता है। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? गौर, वन भैंसा, एशियाई सिंह या ब्लैक बग? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का है वन भैंसा। गौर किसका है? गौर या बाइसन अगर बात करें तो ये आपका हो जाता है बिहार का। एशियाई सिंह तो सभी को पता होगा, गुजरात का हो जाएगा। और यदि ब्लैक बग की बात करें तो ये हरियाणा और पंजाब दोनों का ही है। हरियाणा एंड पंजाब दोनों का ही नेशनल एनिमल, स्टेट एनिमल कौन सा है? आपका ब्लैक बग। चलिए अगला है, नीलकंठ निम्न में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ध्यान से कीजिएगा, पशु नहीं पूछ रहा है, राजकीय पक्षी पूछ रहा है। नीलकंठ किस राज्य का राजकीय पक्षी है? बिहार का, कर्नाटक का, दोनों का या दोनों में से ही किसी का भी नहीं? तो नीलकंठ ध्यान रखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि प्रणाली को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक उद्योग या एक व्यापार? तो आज भी जो किसान खेती करते हैं वो ठीक है, अपना जो है व्यवसाय उद्योग बना लिया है बहुत से किसानों ने। बहुत से किसान बड़े हो चुके हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा, सपोज कीजिए गेहूं उगाते हैं तो बिस्किट की कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोल ली है कुटीर उद्योग के नाम पर पे। लेकिन आज भी भारत में जो कृषि की जाती है वो मुख्यतः जीविकोपार्जन के एक साधन के रूप में की जाती है कि खेती करेंगे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ फसल रख लेंगे, बाकी फसल को जाकर के मंडी में बेच देंगे। व्यवसाय, उद्योग या व्यापार बहुत बड़ा उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो भारत में कृषि प्रणाली को आज भी जीविकोपार्जन का साधन ही समझा जाता है। चलिए अगला है, दक्षिणी भारत में कहां
उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? केरल के तट पर, तमिलनाडु के तट पर, तेलंगाना में या मालाबार तट पर? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि मालाबार तट पर। चलिए अगला है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? तो आसान सा प्रश्न है, सरसों किसकी फसल होती है? रबी की फसल होती है, जबकि शेष क्या है? शेष आपकी खरीफ की फसल है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरसों। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कमेंट करके जरूर बताना है आपके जो है इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं या फिर कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। जो गलत हैं उन्हें याद कर लीजिए, और यदि आपके ज्यादा सही हैं तो आपको बधाई के आप पात्र हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका आपसे दूर नहीं हो सकता। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।